द्वारा। तो जस्ट मैं मतलब उन मिस्टेक्स के काउंट पे आऊँ। मतलब 10 के आसपास तो हमने कवर कर ही लिया था। पिछली बार लास्ट पॉइंट जो हमने कवर किया था वो था कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन में हमारा फेथ बहुत जल्दी जाता है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन में फेथ लाने में हमको समय लगता है। तो स्क्रिप्चर्स किस लिए हैं? स्क्रिप्चर्स इसलिए ताकि हम स्क्रिप्चर्स में देखें कहाँ किसने गड़बड़ी की, उससे हम लर्निंग लेसन्स ले लें, है ना। हम सेम मिस्टेक कमिट ना करें। जैसे किसी को बोलो कि आपको आपके पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो व्यक्ति लगा अरे हमको कहाँ आसक्ति है, हम तो जिम्मेदार है। आसक्ति नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। पर वो जब देखेगा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र की दुर्योधन के प्रति आसक्ति थी, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, खुद से अगर कंटेम्पलेट करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी हो सकता है कि अपने बच्चे को बिगाड़ तो नहीं रहा हूँ उससे आसक्त होने की वजह से, है ना। क्या मैं उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता हूँ, है ना। तो इन दैट वे पर्सन व्हेन ही रीड्स स्क्रिप्चर्स, जब स्क्रिप्चर्स पढ़ता है और बहुत ही थॉटफुल वे में पढ़ता है, तो उसको बहुत सारी चीजें खुद से ही सीखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि बीइंग अ मदर, कैकेयी कुडंट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ हिज सन भरत महाराज। एक माता होने के बाद भी कैकेयी जो है अपने पुत्र भरत के हृदय को नहीं समझ पाई। उन्होंने भरत का अच्छा ही चाहा, परंतु कर पूरा गलत दिया, है ना। रामचंद्र प्राण थे भरत महाराज के, और उनको राज्याभिषेक कैसे करा के उनको वनवास भेज दिया, ये सोच करके कि भरत को बड़ा ही पसंद होगी भरत का राज्याभिषेक हो। तो इवन बीइंग द मदर शी कुडंट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड। आप देखिए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति, हाँ, सती के पिता। अभी ठीक है, लॉर्ड शिवा उनको पसंद नहीं है दक्ष प्रजापति को, अलग बात है। बट जिस समय सती जो है वो क्रोधित मुद्रा में अपने आप को स्वाहा करना चाहती थी, अपने आप को अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को भस्म करना चाहती थी, उस समय भी दक्ष प्रजापति ने कोई सांत्वना वाले शब्द नहीं बोले, है ना, कि रोकने का प्रयास नहीं किया, है ना। सत्य आप फोर्थ कैंटो पढ़ा होगा, नहीं तो टीवी सीरियल में देखा होगा किस प्रकार से का शिव जी को आमंत्रण नहीं मिलता है। दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा कोई यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं, शिव जी को आमंत्रण नहीं मिलता, शिव जी नहीं जाते हैं। सती को लगता है कि ये तो मेरे पिता का ही घर है, तो मैं तो जा ही सकती हूँ, मतलब इट्स माय फादर्स होम। तो बोले पिता के घर के लिए थोड़ी आमंत्रण मिलता है। शिव मना करते, देखो तुम्हें दुख ही पहुंचेगा, वहां मत जाओ। पर फिर भी स्थिति जाती, वहां दे जाके देखते हैं कि शिव के लिए कोई स्थान ही नहीं है, और दक्ष जो है एनवियस है। और तो वैसी स्थिति में जब अपने आप को वो अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं, उसके पहले बोलती भी है कि अभी मैं इस शरीर को ही त्याग देना चाहती हूँ, तब भी दक्ष प्रजापति के हृदय नहीं पिघलता। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति जो है वो सती को अपनी पुत्री के रूप में कम, और शिव की पत्नी के रूप में ज्यादा देख रहे थे, इस वजह से। तो इग्नोरेंस में हम सही चीजों को सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं। एक मैंने कोट भी लिखा था, टू सी द राइट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव वी नीड टू हैव द आईज ऑफ इंटेलिजेंस। सही चीजों को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए भी हमें पास बौद्धिक चक्षु चाहिए। नहीं तो हम सही चीज को गलत, गलत चीज को सही देख लेंगे। तो इसके लिए स्क्रिप्चर्स हमको पढ़ना, समझना, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी था कि हम उन मिस्टेक से बच सकें जो कि हमने दूसरों को करते देखी है ना। दैट्स व्हाई सो वी शुड बी स्लो टू क्रिटिसाइज बट क्विक टू अप्रिशिएट। हमारे साथ उल्टा हो जाता है, हम क्विक टू क्रिटिसाइज और स्लो टू अप्रिशिएट रहते हैं। तो इसमें गड़बड़ी हो जाती है, हाँ। तो एम्पैथी पे हमने काफी चर्चा की थी, आप भी और कंटेम्पलेट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट था कॉमन मिस्टेक का एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी, फॉरगेटफुलनेस, है ना। फॉरगेटफुलनेस कितनी बार होता है? कोई विशेष व्यक्ति आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, मैं उनके लिए कभी सोचते हुए अच्छा ठीक है सुबह मंगल आरती रसमलाई इडली रखी इनको दूंगा, पर बाद में कभी भूल ही जाता हूँ, बड़े बाद में बड़ा कष्ट होता है, अरे
मतलब इनके लिए मैंने रसमलाई निकलवा के रखी थी, अब ये चले गया, वो रसमलाई खराब भी हो जाएगी, किसी न किसी को दूसरे व्यक्ति को बांटनी पड़ेगी। बहुत बार फॉरगेटफुलनेस के केसेस, मैं मतलब मेरा भी नुकसान होता है, कई बार मेरी वजह से दूसरों का नुकसान भी हो जाता है। हम्म। एक बार तो एक बहुत ही हास्य घटना हुई कि अ, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग जैसे कपड़े सुखाने जाते हैं ना ऊपर छत में, तो सबके कॉमन कॉमन ड्राइंग एरिया है, सब लोग अपने अपने कपड़े डाल देते हैं, सूखने के बाद उठा लेते हैं। तो मैं जब जाता था कपड़े सुखाने के उठाने के लिए, तो मैं देखता था कि कुछ एक आध जोड़ी कपड़े जो है वो ऐसे ही गिरे पड़े हुए हैं। मैं देखता था बहुत दिन से ये कपड़े गिरे हुए हैं। तो पहले मतलब मैंने सोचा कि हो सकता है किसी के हो, कोई उठाना भूल गया हो, है ना। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन देखा, फिर मैं कहा कि कैसे कैसे गैर जिम्मेदार लोग रहते हैं, कपड़े सुखाने के लिए तो डालते हैं पर उठाने का ध्यान ही नहीं रखते। तो फिर ठीक है। मैंने एक दिन 8वें 9वें दिन मैंने सोचा कि चलो मैं देखता तो हूँ, किसी का कपड़ा, किसी का नाम वाम लिखा हो तो उठा लेता हूँ करके, देख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो कपड़ा उठाया, तो मैं देखा उसमें तो मेरा ही नाम लिखा था। VKD। तो मैंने देखा आगे पीछे किसी ने देखा तो नहीं, है ना। तुरंत तुरंत मैंने उसको जल्दी जल्दी बाल्टी में भरा कि कोई देख ना ले कि मेरे ही कपड़े पड़े थे 8 दिन से। तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग जैसे कहीं प्रीचिंग के लिए जाते हैं ना, जैसे अभी हम कुरुक्षेत्र गया था 4 5 दिन, तो पता चला कि 3 दिन के लिए कहीं बाहर गया, बाहर जाने के पहले कपड़े डाले थे, फिर आके भूल ही गए करके, है ना, होता है इस बार से। रोज कपड़े डालूंगा तो रोज दूसरे दिन उठा दूंगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि देखो, कहाँ जब मुझे नहीं मालूम था कि ये कपड़े मेरे हैं, तो मैं किस दृष्टिकोण से देख रहा था कि कैसे कैसे गैर जिम्मेदार लोग ब्रह्मचारी आश्रम तक आ जाते हैं, इतने जिम्मेदार तक नहीं है, कपड़ा पड़ा है, कब से पड़ा है, 8 दिन से देख रहे हैं, जिसने टांगा है उसको होश ही नहीं है मतलब। और जब देखा कि अपनी कपड़ा था, तो पूरा पूरा जो है वो मनोभाव जो है वो चेंज हो गया, है ना। तो इसीलिए मैं जब भी मिस्टेक्स करता हूँ तो उसको लिख लेता हूँ। उससे दो फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? एक तो मुझे समझ में आता है कि जैसे दूसरे गलती करते हैं, वैसे ही मैं दूसरे की गलती को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मिस्टेक ऑफ माइंड, क्योंकि हम भी तो करते ही रहते हैं ना, हम भी तो करते ही रहते हैं, है ना। और दूसरा फायदा होता है कि जब मैं लिख लेता हूँ तो फिर उस सेम मिस्टेक को का रिपीटेशन उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे सपोज कीजिए, मैंने कल रात में ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, उसकी वजह से मुझे सुबह या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, जो भी कुछ हुआ, इनडाइजेशन हो गया। अगर मैंने उसको लिख लूंगा ना, तो अगले 15 दिन में ओवर ईटिंग नहीं करूंगा, 15 20 दिन तक तो मुझे चीजें याद रहेंगी, या उसको दोबारा पढ़ लूंगा तो समझ आएगा नहीं नहीं भाई, अपना नुकसान हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उसको लिखूंगा ही नहीं, तो पता चला कि चौथे दिन फिर से वही मिस्टेक रिपीट कर दूं सेम। तो हम बदजीव हैं, बहुत ही कमजोर हैं, वी आर प्रोन टू कमिट मिस्टेक। एक एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में क्या बताएगा जितना आप खुद ही अपने बारे में जानते हैं? अगर आप शांत शांत मन से, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, कहाँ पे हम क्या गलतियां करते हैं, है ना। तो इसलिए एक व्यक्ति स्वयं की जितनी मदद कर सकता है, उतनी कोई मदद नहीं कर सकता उसकी। कहाँ हम अपना समय बर्बाद करते हैं, कहाँ हमारे ईगो की वजह से, कहाँ हमारे एंगर की वजह से रिलेशनशिप खराब कर देते हैं, कहाँ कहाँ पे हम टाइम वेस्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजर थोड़ी सी डेट में जाके बताएगा कि कल सोशल सोशल मीडिया में आपने अपने 2 घंटे खराब कर दिया। वो तो मोटा मोटी बात करेगा कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि केतु की दशा सही नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं रहेगा, ऐसे डिटेल में मतलब पता चल सकता है अगर आप सही से इंट्रोस्पेक्शन करें तो। मेरा इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, मतलब इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो तो फॉरगेटफुलनेस पे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर मैं जस्ट एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि हमको आ, प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख लें, है ना। लिख लेंगे तो फिर चीज़ें भूलने के चांसेस हमारा कम हो जाएगा, और बार बार देखते रहें। बहुत जो जिम्मेदार लोग हैं ना, वो जस्ट माइंड में चीज़ों को नहीं लगते, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें तुरंत लिखते चले जाते हैं। अभी देखिए, किसी भी चीज को अगर हम नोट डाउन करें, यानी हमने उसको इम्पोर्टेंस दिया है ना, वी आर, दोबारा से उसको देखेंगे, दोबारा से हमको याद आएगा, हम उसको कर भी लेंगे। हम्म।
नेक्स्ट कंसेप्ट है जो मिस्टेक्स लोग करते हैं, है ना, नॉट एबल टू सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई भी घटना अगर घट रही है तो कितनी फ्रीक्वेंटली घट रही है ना, इस चीज पे ना जा करके हम जो है केवल घटना पे चले जाते हैं। उदाहरण दूंगा तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है, प्रभु जी अभी आज हमारी दाल में नमक ज्यादा हो गया, किचन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? बोले पिछले हफ्ते भी दाल में नमक ज्यादा था, पिछले हफ्ते भी हमने बताया था, है ना, पिछले 8 दिन में 2 बार दाल में कैसे नमक ज्यादा हो सकता है? तो हाँ मतलब पॉइंट थोड़ा वजनदार सा लग रहा है, 8 दिन में 2 बार नमक ज्यादा हो गया। फिर बोलते अच्छा पिछले 6 महीने में कितनी बार हुआ था? तो बोलते प्रभु जी 6 महीने में हाँ दो ही बार हुआ था। तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अगर आपने देखा तो 6 महीने में 2 बार आपको कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगी, 8 दिन में 2 बार बड़ी बात लग रही है ना। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल सपोज कीजिए, पानी खत्म हो गया, कोई वक्त बाथरूम में गए तो पता चला टंकी में पानी खत्म हो गया, और पता चला कि 3 दिन पहले भी पानी खत्म हुआ था। फिर बोलेंगे प्रभु जी 3 दिन पहले भी हो तो आज फिर से खत्म हो गया, क्या चल रहा है मतलब, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो उसको बोलेंगे अच्छा पिछले 2 महीने में ऐसा कितनी बार हुआ? तो बोले हाँ पिछले 2 महीने में 2 ही बार हुआ ऐसा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट हम देखते हैं ना, तो हमारा एंगर डिससेटिस्फैक्शन कम हो जाता है ना। कोई भक्त आपको सपोज कीजिए किसी परिस्थिति की वजह से आपको गुस्सा करता दिखाई दे रहा है, आपको लगे रे भक्त होकर के चिल्ला रहा है, भक्त होकर के गुस्सा कर रहा है ना। इसकी पिछली बार आपने कब देखा था उसको गुस्सा करते हुए? पता चला कि आपने देखा ही ना हो। तो इन दैट वे कभी भी हम जस्ट उस इवेंट पे ना जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे जाए, तो उससे क्या है कि हम चीजों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तो हमको चीजें चीजें सही दृष्टिकोण से हम देख पाएंगे, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सारी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चीजें हैं, आप अपने जीवन में लगाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कई बार नहीं तो हम अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को खो देते हैं, है ना। जैसे मेरे एक काउंसली पुराने काउंसली थे, तो एक बार मैंने उनको डांट दिया था कुछ गलती से, तो उन्होंने इतना बुरा माना कि संबंध ही खत्म कर दिया, है ना। तो ये नहीं देख पाए कि मैंने पिछले 6 महीने में कितनी बार डांटा होगा, पिछले 1 साल में कितनी बार डांटा, ठीक है एक बार डांट भी दिया मानता भी हूँ, पर फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ना देख पाने की वजह से ये सोच करके कि प्रभु जी को तो हम इतना अच्छा भक्त मानते थे, इन्होंने हमको डांटा, इन्होंने हमको डांटा, इन्होंने हमको कैसे डांट दिया। तो उस एक पॉइंट पे इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करके उसको इतना बढ़ा दिया कि सारे हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन, सारे हमारे सद्गुणों में पानी फिर गया कि वो लोग एक डांट याद रही और उसके बेसिस पे संबंध ही डिस्कनेक्ट हो गए करेक्ट। तो तो in that way we have to see कि we can't expect a person to be superhuman, है ना। तो अब आप सोचे कि शुद्ध भक्त डांटते नहीं, तो हमको तो गुरु महाराज ने मतलब सैकड़ों बार डांटा होगा गलती करते थे डांट पड़ते थे, क्या फर्क पड़ता है ना। तो हमारा ईगो लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि मतलब अपने सुपीरियर्स की डांट पड़ने पे ही हमारा ईगो इतना ठेस पहुंचे कि हम जो है उसके विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू कर दें, है ना। सो सो दैट वे देखिए ये भी ट्रेनिंग है ना। बोलते हैं कि शांति के समय में जो युद्ध कला को प्रैक्टिस करने के लिए पसीना बहाते हैं, उनको युद्ध के समय में खून कम बहाना पड़ता है। इंग्लिश की सेइंग है, वन हु स्वेट्स ड्यूरिंग पीस शेड्स लेस ब्लड ड्यूरिंग वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब जैसे सपोज कीजिए किसी के जीवन में दुर्घटनाएं पे दुर्घटनाएं हो रही है ना, और उसको लग रहा है कि यार हम भक्ति कर रहे हैं, 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं हमारे साथ में, मतलब एक हफ्ते पहले ही है, हाँ है ना, हमारे पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ था, अभी 4 दिन पहले बच्चा बीमार पड़ा, आज हम भी सीढ़ी से फिसल गए, क्या चल रहा है मतलब जीवन में? भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हमारी भक्ति को? तो जिस समय युद्ध होता है ना, उस समय फिर हमको कर्मा कंसेप्ट, है ना, ये सारी चीजें लाना पड़ती हैं। कई बार मेरे पास भक्तों के फोन आते हैं, गुरु जी हमको समझ में नहीं हमारे जीवन में क्या चल रहा है, मतलब 3 4 दुर्घटनाएं एक साथ हो गई, है ना, भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, चैंटिंग करना भी चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। हमने कहा देखो ये तो वही बात है कि कोई बच्चा जो है वो एक्सीडेंट करा करके हॉस्पिटल में आया है और दोष डॉक्टर को ही उमड़ रहा है है ना, कृष्ण इज लाइक द डॉक्टर ना,
एंड वी आर लाइक अ पेशेंट, हम अपनी वजह से बीमार हुए हैं और आकर के डॉक्टर पे ब्लेम कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ी कोई बुद्धिमत्ता हुई। तो हमारे कर्मों की वजह से हमारे जीवन में सफरिंग आ रही है, चूंकि हम भक्ति कर रहे हैं उसकी वजह से सफरिंग कम हो रही है, और हम सोचे कि मतलब भगवान ही की वजह से चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो मतलब ये तो कहीं से कहीं तक का लॉजिक ही नहीं हुआ। पर इग्नोरेंस में व्यक्ति जो है सही चीजों को सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाता है। अभी देखिए, जैसे हमारे अनंत शेष प्रभु हैं, अभी उनका एक्सीडेंट हुआ वृंदावन में, टू व्हीलर से जा रहे थे, उनका टू व्हीलर से गिर गए, तो उनका एक दांत टूट गया, दो दांत हिल रहे हैं, होंठ पे भी चोट है, एक आंख में भी सूजन है, और मतलब उनका चेहरा मैंने देखा फोटो में तो मुझे बड़ा बड़ा खराब लगा। बट उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है कि हम पिछले 25 साल से ब्रह्मचारी आश्रम में है और संन्यास के अप्लाई किया और हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। वो यही सोच रहे हैं कि मतलब भक्ति करने के बाद में इतना हुआ, तो भक्ति नहीं करते तो मालूम नहीं क्या सीढ़ी उड़ जाता, पता चला। है ना, ये सही एटीट्यूड है। दिस इज राइट अंडरस्टैंडिंग। है ना। तो अ, विपत्तियां भक्तों के ऊपर भी आती हैं, अभक्तों के ऊपर भी आती हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से विपत्ति चली जाती है, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। कुछ लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि बस भक्ति करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, तो उससे समस्या आएगी तो भक्ति छोड़नी पड़ेगी। है ना। तो ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग से हमको नहीं चलना चाहिए। तो अब अच्छे अच्छे भक्तों के जीवन में देखिए, क्या अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध नहीं हुआ था? कि भीम के पुत्र घटोत्कच का वध नहीं हुआ था? हुआ था। तो क्या द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने नहीं मारा था? तो इस प्रकार से दुख तो पांडवों के ऊपर भी आया, ऐसी बात नहीं है। परंतु उनका कभी कृष्ण से फेत नहीं हिला, क्योंकि वो जानते थे कि समस्या अलग है और समाधान अलग है, दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। है ना। तो कभी भी आपको लगे कि हमारे दुख के पीछे भगवान है, तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि एक्सीडेंट करा के हम आए और दोस्त डॉक्टर पे मर दिया। है, अरे भाई डॉक्टर तो अपनी क्लिनिक में था, अपने हॉस्पिटल में था, उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? एक्सीडेंट तो तुम कहीं से करा करके आए हो ना। तो इन दैट वे हमारा डिससेटिस्फैक्शन कभी भी गुरुजनों पे, कभी भी भगवान पे नहीं जाएगा। है ना। और वो सत्य भी है। अल्टीमेटली हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है वो हमारे कर्मों की वजह से आती है ना। हरि गुरु वैष्णव तो हमारी मदद के लिए रहते हैं। तो ये जरूरी है। इस हिंदुस्तान भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के बारे में बताया जाता है कि कभी मायापुर में लीडर है, सन्यासी है, उनके यहाँ बता देते कभी भी उनके अंडर में कोई व्यक्ति, अगर कोई डिपार्टमेंट हेड, कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, अगर कोई गलती करता है ना, तो उस गलती को वो, अगर मिस्टेक को माइंड है तो उसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, गलती कर ही सकता है। उसको एहसास भी नहीं होने देते कि हम तुमसे गुस्सा है तुम्हारी गलती की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि खुद व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है, अपनी गलती पे खुद ही इसको पश्चाताप होगा, उसको ज्यादा खरोचने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस गुड लीडरशिप। ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट्स। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है हैबिट्स का। कितनी सारी हैबिट्स हम लोग पाल करके रखते हैं। है ना, ये दूसरों में भी देखते हैं हैबिट्स, कुछ गड़बड़ हैबिट्स रहती हैं, तो उसको क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। लेट नाइट स्लीपिंग, लेट नाइट वेकअप, डिस्ट्रैक्टेड जपा, ओवर ईटिंग, सोशल मीडिया, कितनी सारी कैटेगरीज हैं जिसमें व्यक्ति जो है कंसिस्टेंटली, मतलब प्रयास करता है इम्प्रूव करने पर, कंसिस्टेंटली फेल भी होता है। तो पहले ही हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, व्यक्ति, वासना और संस्कार। चीजें जब संस्कार लेवल पे चली जाती हैं, हैबिट्स लेवल पे चली जाती है, तो उनको रोक पाना, उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस लेवल पे चीजें ना जाए उसके पहले ही जो है आप रिवर्स गियर लगा लो, तो ठीक रहता है ना। एक टॉपिक लिया था राधे श्यामपुर ने, क्या नाम था उसका? टेकिंग रिवर्स गियर प्रायर टू फॉल डाउन। है ना। जैसे एक गाड़ी को आप चला रहे हो, चलाते चलाते आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जिसके आगे खाई है, उसके आगे चला दोगे तो फिर उड़ जाओगे आप। तो तुरंत हमको रिवर्स गियर लेना जरूरी है ना। तो इसलिए कोई भी हमारी हैबिट्स हैं जो कि हम देख पा रहे हैं कि जो गड़बड़ जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, वहां पे हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके, एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ विल पावर की मदद से वापस मोड़ना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए हमारे भक्ति में ना ये समय का बहुत लेना देना है। सुबह का समय कितना ज्यादा सत्वगुण में होता है ना। अभी आजकल जैसे सूरज हमारे उज्जैन में 6:36 पे चालू हो रहा है, तो आपका 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है ना। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप 5 बजे से एटलीस्ट अपनी साधना शुरू कर दें।
है ना, बहुत फायदे हैं इसके। ऐसे तो मंगल आरती 4:30 पे होती है, तो प्रभुपाद जी का तो इंस्ट्रक्शन है 4:30 से मंगल आरती से हमारा दिन शुरुआत होना चाहिए। पर फिर भी ब्रह्म मुहूर्त को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से अगर आप साधना करेंगे तो साधना की बहुत वैल्यू होगी, है ना। तो बोलते नहीं प्रभु जी, हमसे इतना तो नहीं उठ होगा कि 4:30 बजे से उठ जाओ, 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें। तो एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में जागृत अवस्था में आ जाइए। 5 बजे तक उठ तो जाइए कम से कम, है ना। तो क्योंकि हम चैंटिंग भी हम कर रहे हैं, परंतु क्या उस सही समय पे नहीं करेंगे ना। जैसे आप बताइए, आपको जब तेज भूख लगी रहती है उस समय कोई खिलाता है तो कितना स्वाद आता है आपको, है ना। तो वही तेज भूख सपोज किसी को सुबह सुबह 5 बजे लगी हो, और आप उसको खिलाओ 7 बजे जाकर 2 घंटे बाद। तो ही खा तो लेंगे ही सही, परंतु वो बात नहीं रहेगी, भूख मर जाती है 2 घंटे में फिर। तो इसी प्रकार से अगर आप सुबह टाइम पे 4:30 के आसपास भी उठ के 5 बजे से साधना आपने शुरू करना शुरू कर दिया, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को पूरा एक्सेस कर लिया, है ना। हमारे आश्रम डिवोटीज के पास तो चॉइस ही नहीं थी, 4 के पहले आपको उठने होता है। इतने लोग इतने अलार्म बजेंगे कि चाह करके भी नहीं सो सकते आप, है ना, 2500 अलार्म बजते हैं। तो इसलिए आश्रम लाइफ में मार खदेड़ के आपको उठा ही दिया जाता है। तो तो दैट इज अ ग्लोरी ऑफ आश्रम। वहाँ पे इनकन्वीनियंसेस हैं, भौतिक इनकन्वीनियंसेस है, पर स्पिरिचुअल फैसिलिटीज काफी ज्यादा अवेलेबल है ना। किसी को ज्यादा ही बड़ा ढीठ बनना पड़ेगा कि 25 अलार्म के बाद भी सोते ही रह गए। तो इट्स अ फैसिलिटी, इट्स अ फैसिलिटी। तो हमको अपने स्वयं की मदद करनी पड़ेगी। इस मॉर्निंग टाइम को अगर हम एक्सेस कर पाएंगे तो हम अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं, पर परिवर्तन अलग अलग भक्तों के जीवन में अलग अलग स्पीड में, इस चीज को हम सभी स्वीकारते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम फास्ट परिवर्तन चाहते हैं तो हमको फिर ये मॉर्निंग टाइम में अटेंशन के साथ साधना करना बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बीइंग इनअटेंटिव। इसकी वजह से तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि लोग बाग जो है वो खोए खोए से ही रहते हैं, बहुत सारे लोग। ये कॉमन मिस्टेक देखी जाती है। ऐसे जैसे लोग दरवाजे के बीच दरवाजे पे खड़े होकर के बात करते हैं। अरे भाई, किसी को निकलना होगा तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। थोड़ा सेंस होना चाहिए ना, दरवाजे पे खड़े नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे पुजारी लोग नरसिंह देव की इतनी भारी थाली लेकर के आते, देखते हैं कि कोई दरवाजे पे खड़ा, उसको बोलते हैं अरे प्रभु जी हटो हटो, तो तुरंत सेंस भी नहीं होता, तुरंत हटने में भी 10-15 सेकंड लेते हैं। तो तब भारी थाली बेचारे पुजारी को है ना, खड़े लेके रहना पड़ता है। तो इट्स थोड़ा सा हमको जिम्मेदार होना चाहिए, है ना। इनअटेंटिव नहीं होना चाहिए। और इनअटेंशन की वजह से ही जो है हम सराउंडिंग का साउंड भी नहीं सुन पाते। कभी पता चला कि इफ कोई पीछे से हॉर्न भी देता है, अगर हॉर्न का साउंड अगर तेज नहीं है तो पता चला व्यक्ति साइड ही नहीं देता है ना। रोड में भी आपने चलते टाइम देखा होगा। तो वी हैव टू बी कॉशियस, वी नीड टू बी अटेंटिव। कितने सारे एक्सीडेंट्स आपके होते हैं क्योंकि व्यक्ति जो है इनअटेंटिव था। कितने सारे लोग जो है वो ईयरफोन लगा करके गाड़ी चलाते हैं, उसमें तेज म्यूजिक चला लेते हैं, तो हॉरन हॉरन भी छोटा मोटा सुनाई नहीं देता फिर उसमें, है ना। तो इन दैट वे व्यक्ति जो है अपनी बैड हैबिट्स की वजह से खुद का ही दुश्मन बन जाता है ना। लोग बाग इनअटेंटिव रहते हैं, है ना, अपनी प्रसादम प्लेट बनाते टाइम पे। तो वैसी स्थिति में फिर प्रसादम वेस्टेज होता है ना। हमारे ब्रह्मचारी लोग कई बार नहाने के बाद में बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, तो जल्दी से कपड़े नहीं पहनते हैं, आराम से धीरे धीरे बातचीत करेंगे, यहाँ वहाँ गमछे में ही पूरा तिलक तिलक करेंगे, उसके बाद कपड़े पहनेंगे, उतनी देर में ठंडी लग जाती है। बिकॉज अटेंटिव नहीं थे, है ना। कोई भीग जाता है तो भीगने के बाद में तुरंत आपको समझ में नहीं आता कि आपको सर्दी लग रही है। अभी से कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, उसमें कोई भक्त भीग गया था, तो भीगने के तुरंत बाद उसने कपड़े चेंज नहीं किए, है ना, ऐसे इधर उधर की बातचीत कर रहा था, उतने में ठंडी लग गई। तो वी हैव टू बी अटेंटिव, नहीं तो फिर हमारा शरीर नुकसान होता है, हम अस्वस्थ होते हैं। तो इनअटेंशन इज अ बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट कैटेगरी जंपिंग इनटू कंक्लूजंस। ये तो एक ऐसी समस्या है जिससे लीडर्स में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है ना। निष्कर्ष पे जल्दी से कूद जाना, assumptions, जंपिंग इनटू कंक्लूजन बहुत खतरनाक कैटेगरी है। इसमें क्या है कि हम अच्छे अच्छे भक्तों से भी संबंध खराब कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम बिना उनका पार्ट समझे किस स्थिति में उन्होंने क्या कार्य किया उसको ना समझते हुए सीधे निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरा एक सेशन ही लिया है। बट ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कि मैं तो बहुत ज्यादा देखता हूँ, इवन लीडर्स में भी दिखती है, जो कि मैनेजरियली अच्छे नहीं रहते हैं। वो तुरंत ही मतलब कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं, है ना। उसका डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं।
मैग्नीफाइंग अदर्स फॉल्ट प्लस मिनिमाइजिंग वंस ओन फॉल्ट, है ना। दूसरों के दोष को एकदम बड़ा करके देखना और खुद के दोषों को एकदम कम करके देखना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, कॉमनली ऑब्जर्व्ड देखी जाती है। ओवर कमिटमेंट एंड अंडर डिलीवरी, ये रजोगुणी लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। कमिटमेंट तो खूब खूब कर देते हैं परंतु डिलीवरी बड़ी पुअर रहती है। इनफैक्ट हम खुद भी इसके शिकार बनते हैं, जैसे मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि देखिए कार्तिक महीने की वॉच तो बहुत सारे लोगों ने ली, तो ओवर कमिट कर दिया बट डिलीवरी अंडर डिलीवरी रह गई, है ना। तो ये एक कॉमन फ्लॉ है ना, ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी। जैसे कभी कोई गलती करता है, बोलते प्रभु जी कसम खा के कहता हूँ आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी। है ना, आपके साथ भी लोग बोलते हैं कसम खा के कहते हैं मुझे आज के बाद कभी कभी गलती नहीं होगी। हम भी मैच्योर हो गए, हम भी मान लेते ठीक है व्यक्ति बोल रहा है, बोलने के लिए सुन भी लेते, पर जानते दोबारा गलती करेगा तो अपन को ज्यादा गुस्सा नहीं होना है फिर। है ना। तो बोलते टाइम व्यक्ति बोल देता है कि प्रभु जी कसम खा के बोलते हैं कि कभी दोबारा गलती नहीं होगी, फिर व्यक्ति भूल जाता है, कसम भी भूल जाता है, गलती भी भूल जाता है। आगे जाके फिर वही गलती करता है, फिर बोलते प्रभु जी बस ये लास्ट टाइम, प्रभु जी बस लास्ट टाइम। हम भी मैच्योर हो गए, बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। सो कम से कम मान तो रहे हो ना गलती, ठीक है आगे बढ़ जाओ। तो पहले जब मैं कम मैच्योर था तो सोचता अरे पिछली बार इसने गलती की थी, कसम भी खाई थी, इसका फिर से गलती कर दी, तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता था। अभी वो समझ गया नहीं, लोग ऐसे प्रकार से रहते हैं, अपन को अपनी एक्सपेक्टेशन बाहर थोड़ी सी कम करनी जरूरी है ना। तो लोग हैं, पीपल विल आर प्रोन टू कमिट मिस्टेक। एक्चुअली कलयुग में ना ज्यादातर लोग बच्चे जैसे ही हैं, मतलब क्या ही बताएं। तो मन से ही चलते हैं लोग, बहुत बौद्धिक नहीं चल पाते हैं, है ना। मन से ही चलते हैं, माइंड मेंटली ड्राइवन है नॉट इंटेलेक्चुअली ड्राइवन है, तो इसलिए दे आर प्रोन टू कमिट मिस्टेक। हम बच्चों से गुस्सा होते हैं क्या, नहीं होते, से बड़ों से भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही समझना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे एक्ट करते हैं, व्हाट टू डू। और इसके बाद प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिए तो कोड भी है, इफ वी फेल टू प्लान वी एक्चुअली प्लान टू फेल, है ना। अगर हमें किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए प्लानिंग ही सही से नहीं करी है तो फिर वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल, है ना। जैसे इवन अभी जैसे मेरे काउंसलिंग मैरिजेबल एज में आ गए हैं, है ना, तो कई बार कुछ लोग तो थोड़ा प्लानिंग करते हैं अभी कि भाई हम क्यों गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, क्या हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेंगी, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। प्लानिंग करने से क्या है कि हम बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज व्यक्ति जस्ट बिना सोचे समझे, है ना, मैरिटल रिलेशनशिप मैटर होता है और बाद में जाकर के समस्याएं होती है, तो इट बिकम्स अ लॉट ऑफ, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैवॉक फॉर बोथ द फैमिलीज एक्चुअली, है ना। आजकल के तो कितने सारे आपके डाइवोर्स रेट्स कितने बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। आपने प्लानिंग की थी उसके बाद चीजें गड़बड़ा गई वो अलग बात है, आप ही प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और सीधे आप अंदर रिलेशनशिप में चले गए, मैरिटल रिलेशनशिप में चले गए। या कई बार लगती ब्रह्मचर्य आश्रम बिना सोचे समझे ज्यादा एनालिसिस करके चला जाता है, तो फिर बाहर भी निकलता है 2 साल बाद, फिर उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर, है ना। तो इन दैट वे एनीथिंग यू डू एनीथिंग बिग यू डू विदाउट प्लानिंग, मतलब आगे जाकर के समस्या उसमें आने वाली है आपको, है ना। तो इसके लिए अगर हमारी टेंडेंसी होगी चीजों को प्लान करके करने की, तो हमारा बहुत सारा वेस्ट होने वाला समय बच जाएगा। जैसे आज से 10 साल पहले बाहर जाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमको चाहिए पड़ती हैं, वो मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है। तो मुझे सामान पैक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मुझे खाली वो लिस्ट स्कैन करनी है कि नहीं। भाई ठंड के कपड़े रखने हैं, मोजा रखना है, 2 जोड़ी धोती कुर्ता, कॉपिन गमछा, दो तीन तीन गमछे रखने हैं, ईयरफोन रखना है, फोन का चार्जर रखना है, लैपटॉप का चार्जर रखना है, पूरा मैंने लिख करके रखा है। केवल मैं उसको मुझे उसको एक बार स्कैन करना पड़ता है, 5 मिनट का टाइम लगता है, मुझे 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 उसमें फट 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 चीजें मैं उसमें रख लेता हूँ। नहीं तो इसके पहले जब मैंने इस प्रकार से प्लानिंग नहीं की थी, तो हर बार जो है टाइम लगता था, कोई ना कोई चीज भूल ही जाता था। कभी चार्जर भूल जाऊंगा तो कभी ईयरफोन भूल जाऊंगा तो कभी कुछ भूल जाऊंगा, है ना, क्योंकि लिखित में नहीं है चीजें हमारे पास में। तो एक बार प्लानिंग कर लिया अच्छे से तो कम समय में मेरी पैकिंग हो जाती है ना। तो इन दैट वे वी कैन सेव अवर एनर्जी, उसी एनर्जी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कभी भी बाहर जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, 1 मिनट बस, 30 सेकेंड बस सोच लीजिए क्या आपने सारी चीजें रख ली हैं बाहर जाने के पहले। आपका बहुत सारा समय जो है वो बच जाएगा, है ना, भूल के वापस लौट के आने वाला समय आपका बच जाएगा।
और प्रोएक्टिवनेस है ना, रजोगुणी लोगों में तो बहुत ज्यादा लैकिंग होती है ना, लास्ट मिनट एंग्जाइटी में खुद भी आते हो दूसरों को भी देते हैं, है ना। तो तो ये प्रोएक्टिव बिहेवियर है, पहले से चीजों को प्लान करना। हम्म, जैसे टिकट बुकिंग है, अगर आपको कहीं जाना है, अभी आप 1.5 महीने पहले प्लान करेंगे, आराम से आपको टिकट मिल जाएगी। वहीं आप कहीं जाने के बारे में 1 हफ्ते पहले ही सोचेंगे तो फिर आपको तत्काल के भरोसे बैठना पड़ेगा। हो सकता है जाने की तत्काल हो जाए, लौटने की तत्काल ना हो, फिर ट्रेन बदल बदल के आना है ना। सारी चीजों में एंग्जाइटी घुसी हुई है ना। सो दैट में अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, मैं तो कहीं भी कोई बुलाते तो बोलते भैया 2 घंटे पहले, 2 महीने पहले आप मेरे को बता दीजिए। तो वैसी स्थिति में मेरे को भी एंग्जाइटी नहीं होती। और मतलब आई डोंट हैव टू गो थ्रू दिस ट्रबल कि जाने की सीट तो पक्की है, लौटने की टिकट का क्या होगा, है ना। सो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाय बीइंग अ प्रोएक्टिव लीडर, है ना। कहीं पे एकोमोडेशन बुक करना है, अभी से कोई हमको 2 दिन पहले बताता है, जी परसों आ रहे हैं, हमारे लिए रूम हो जाएगा ना गेस्ट हाउस में। अब फिर मैं भी एंग्जाइटी में, मैं भी गेस्ट हाउस मैनेजर को फोन लगाऊंगा, वो लगा पूरे जी पूरे रूम खत्म हो गए, फिर मैं दिमाग लगाऊंगा कहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो मतलब व्यक्ति भी परेशान, फिर मैं भी परेशान, और मैं भी जिनसे बात करूंगा वो भी परेशान। तो चूंकि हम पहले से प्लान नहीं कर पाए, इसलिए हमने 5-6 लोगों को परेशान कर दिया, है ना। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वही व्यक्ति को हमको 1 महीने पहले बता दे, 15 दिन पहले बता दे, बोल जी हम आ रहे हैं, 15 दिन बाद हमारा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा गेस्ट हाउस में। इट्स इजियर फॉर मी टू डू, वेरी इजी, एक फोन कॉल लगेगा, काम हो जाएगा, है ना। जन्माष्टमी को 1 दिन पहले आके बोलते, बोलो जी कल जन्माष्टमी हम आ जाएंगे, आप हमारे लिए अकोमोडेशन बुक कर दे, पूरे मंदिर का अकोमोडेशन बुक है, अभी कहाँ से लाएंगे तुम्हारे लिए अकोमोडेशन। फिर बोलेगे नहीं नहीं ब्रो जी, हम तो 2 साल बाद आ रहे हैं अरे 2 साल बाद आ रहे हो तो 1 दिन पहले क्यों बता रहे so that way people do not understand like how the things work। तो प्रोएक्टिव बिहेवियर हमारा होना चाहिए, है ना। कई बार लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट है क्विक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं विदाउट पेइंग द प्राइस। प्रभुपाद जी ने कहा है प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड, प्राइस मस्ट बी पेड। ये कोट हमको याद रखना चाहिए, है ना। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नेक्स्ट, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार जैसे हमारे भक्त लोग हैं, कहीं आउट स्टेशन जाना है, तो क्या करेंगे, चले जाएंगे अपनी सेवाओं को बिना किसी को डेलीगेट करे, है ना। अब आज ही देखिए, जैसे हम परिक्रमा, आज मेरी गुरु पूजा कीर्तन था, तो जैसे ही मैं परिक्रमा मार्ग के लिए साउंड सिस्टम उठाया, तो साउंड सिस्टम में आवाज ही नहीं आ रही। तो फिर मुझे कीर्तन डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मुझे किसी दूसरे भक्त को जिसकी आवाज ज्यादा है, उसको बोलना पड़ा भाई तुम कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि जिसको जिम्मेदारी दी थी वो चला गया, बिना अपनी जिम्मेदारी को दूसरे को डेलीगेट किए। ये बहुत हमारे साथ होते ही रहता है, मतलब मंदिर में तो बड़े स्ट्रक्चर है ना, तो बहुत सारे केसेस में से होते ही रहता है कि व्यक्ति जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं करता, उसकी वजह से चीज में फ्लॉ हो जाता है, वहां पे चीज ही अटक जाती है ना। तो ये, मैं चूंकि आश्रम है तो इसलिए आश्रम के एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल आप अपनी फैमिली लाइफ से, कंपनी लाइफ से भी निकालेंगे तो आपको सेम मिल जाएंगे, कंसेप्ट सेम है। देर आर पीपल और इवन वी मेनी टाइम्स एक्ट इरेस्पॉन्सिबली, हमारी जो सेवा रहती है वो छोड़ देते हैं, और किसी को डेलीगेट भी नहीं करते और सीधे ही चले जाते हैं, है ना। लैक ऑफ सेंसिटिविटी, ये तो खैर अपने आप कृष्ण कॉन्शियसनेस के बढ़ने से ही बढ़ती है ना। रिसोर्सेज के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, सबके प्रति हमारी सेंसिटिविटी जो है हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और यू कैन राइट कि इंक्रीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन सेंसिटिविटी, है ना। और बस एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अभी अ, हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग जो भगवान को भोगा ऑफर करते हैं, उसको लेकर के कई जगह मैं जाता हूँ, कई कोई गृहस्थों के भी जाता हूँ, कहीं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि स्टैंडर्ड्स में काफी कुछ डाइल्यूशंस रहते हैं। जैसे अ, हमारे यहाँ पे जैसे इवन जैसे अभी अपार्टमेंट्स हैं टेम्पल में, तो वहाँ पे जिन जिन बर्तनों में भगवान के लिए कुकिंग होता है उसको अलग से वॉश करते हैं, और जिसमें बर्तनों में हम लोग खाते हैं उसको अलग से वॉश करते हैं, दो अलग अलग रहते हैं, उसको एक साथ मिक्स नहीं करते, क्योंकि अदरवाइज वो फिर मिक्स हो जाएगा ना पूरा। तो अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हम इवन अपने बाथरूम को यूज कर सकते हैं जूठे बर्तनों को वॉश करने के लिए, है ना। और या अरेंजमेंट हो आपके पास 2 वॉश बेसिन हो तो बेस्ट है। मतलब एक स्टैंडर्ड जो, एक अच्छा स्टैंडर्ड है ऑफरिंग का, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जिन
बर्तनों में हम भगवान के लिए बनाते हैं वो अगर शुद्ध नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे ऑफरिंग कितने कितने परसेंटेज एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, वो भी थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह है। सी, आपने अगर मंत्रों को पढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फूड सेंस फ्री तो हो ही जाएगा। अरे आप तो कोई भी चीज खाने के पहले 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के खाओगे तो भी वो सेंस फ्री हो जाएगा। पर वो प्रसाद हुआ है कि नहीं, इसके लिए आपको थोड़ी सी शुद्धता मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। अ, जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो साथ में पानी का ग्लास जरूर रखें, है ना। छोटा ग्लास रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑफरिंग की प्लेट छोटी भी रख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। छोटा पानी गिलास रहे, परंतु ये कॉमन चीजें हैं। जब ऑफरिंग हो रही रहती है तो उस समय हम देखना नहीं चाहिए हमको तो। आप एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ही लगा सकते हैं, हमारे बेसिस में ज्यादा अरेंजमेंट नहीं तो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लगाते तो भगवान की थाली नहीं दिखती थी। या कुछ लोग का पर्दा सिस्टम रहता है, तो राउंड सेमी सर्कल में पर्दा सिस्टम रहता है, उसको लगा देते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं है। केवल केयरफुल रहने की आवश्यकता, अटेंटिव रहने की आवश्यकता है। तो इससे क्या है कि एक विधिवत भगवान को ऑफरिंग हो पाएगी। हम मेहनत तो कर ही रहे हैं भोग लगा रहे हैं, तुलसी पत्र ला रहे हैं, तुलसी पत्र डाल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, तो कुछ एक चीजें थोड़ी सी और इम्प्रूव कर लें तो एक प्रॉपर तरीके से भगवान को भोग लग सकता है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि एक रोग में अगर सही मेडिसिन आपको मिल जाती है तो रोग भी ठीक होता है ना। तो हमको भी भव रोग हो गया है तो उसके लिए सही मेडिसिन प्रसादम अगर मिलेगा तो हमारा भी फिर कल्याण होगा, है कि नहीं। तो इन दैट वे छोटे छोटे टिटबिट्स हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। भोग लगाते टाइम में हमको घंटी घंटी छोटी घंटी रख सकते हैं, घंटी बजाना चाहिए, है ना। जब हम मंत्र बोलते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्ण टाइम बोलते हैं तो घंटी बजाते हुए हम बोलते हैं मंत्र। और ऑफरिंग के लिए 5 मिनट का टाइम भी ओके, मतलब आपके पास जितना समय होता है आप दे सकते हैं। जैसे हमारे राजभोग की हम लोग ऑफरिंग करते हैं जिसमें हमारे 18-19 आइटम रहते हैं, तो उसमें तो हम लोग भगवान को 11:45 पे भोग लगाते हैं। तो 11:47 या 11:48 से लेकर के वो 12:08 तक भोग चलता है ना। यानी करीब 20 मिनट का टाइम देते हैं। पर बाल भोग वगैरह लगाते हैं तो हम लोग 6 मिनट का टाइम देते हैं, है ना, 6 मिनट्स। तो इस प्रकार से आप देखिए कितना क्या आपका टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, तो उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट फूड एज कृष्णा प्रसादम, है ना। और प्रसादम में भी अलग अलग ग्रेडेशन, ऐसा नहीं कि मतलब हर एक प्रसादम सेम कैटेगरी का है। सपोज कीजिए कोई भगवान की शुद्ध भक्ति बना रहे हैं, है ना, तो उसकी प्यूरिफाइंग पोटेंसी ज्यादा होगी। और जैसे शील प्रभुपाद ने कृष्ण के लिए कचौड़ी बनाई और आपने कचौड़ी बनाई बोले दोनों तो प्रसाद है, दोनों में क्या ही अंतर है अंतर है ना। उसके प्यूरिफिकेशन परसेंटेज का अंतर है। जैसे एक 5 mg की मेडिसिन होती है, एक 10 mg की होती है, एक 50 mg की, एक 100 mg की, एक 500 mg की मेडिसिन होती है। तो गोली का साइज उतना ही रहेगा पर उसमें mg जो है अलग अलग रहेगा, उसकी प्यूरिफाइंग पोटेंसी अलग अलग रहेगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वी कैन अंडरस्टैंड। तो जितने जितने सारे एरियाज में कवर कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। हालांकि इसका कोई अंत नहीं है, अभी तो और भी दिमाग लगाएंगे तो और बहुत सारे एरियाज निकल जाएंगे जहाँ पे डिवोटीज मिस्टेक करते हैं, वहां से इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बट स्टिल 2 क्लासेस में हमने काफी कुछ कवर कर लिया, मतलब बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर से आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन हम सभी के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहा होगा, क्योंकि गलतियां तो हम करते ही हैं, है ना। पर हम लोग कभी कंटेम्पलेट नहीं कर पाते कि हम गलती कर भी रहे हैं करके, है ना। वैसे हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या उस प्रकार का कंटेम्पलेशन नहीं होता है। हाँ, दूसरों की गलतियां देखने में तो हम एक पीएचडी करके आए ओके, सीता समर्पण माता जी हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री जी। चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास लगी प्रभु जी। आपने जो व्यवहारिक जीवन में जो होते हैं, और ये गलतियां जो आप बता रहे हैं हम लोगों से रोज होती है ये गलतियां। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो आपने एक कपड़े का उदाहरण दिया कि जो हम कपड़े डालते हैं, तो एक एक उदाहरण के तौर पे आपने समझाया कि व्यक्ति दूसरे की चीजों को किस नजरिए से देखता है, और किस नजरिए से देखता है। यदि वह दूसरे की चीजों को अपने ही नजरिए से, अपनी चीज के अनुसार वो देखने लगे, तो उसके आदतों में कितना सुधार होगा और वो कितना अच्छा भक्त बन सकता है। एक चीज तो ये रही प्रभु जी। बहुत सारी चीजें जो बताई आपने, जो आज शिक्षाप्रद है। लेकिन मैं बहुत बड़ी, बार बार बहुत बड़ी गलती करती हूँ, और मेरी बहुत बड़ी कमजोरी प्रभु जी, उसे मैं कैसे दूर करूं।
जैसे कि कोई सामने वाले व्यक्ति है, कोई महिला है या पुरुष है, जिसको हम बहुत सम्मान देते हैं और जिससे हम अपेक्षा भी रखते हैं कि हमसे किसी तरह की बातों यानी झूठ ना बोले। परंतु जब ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला, माताजी या प्रभु जी यदि हमसे कभी इस तरह के झूठ बोलते हैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत पिंच कर जाती है प्रभु जी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो क्या ये आदत अच्छी है? फिर ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको हम माता-पिता मानते हैं, भाई-बहन मानते हैं, जो भी मानते हैं, इनसे बिल्कुल हमको अपना रिलेशनशिप थोड़ा-सा उनसे बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना लेनी चाहिए। इस तरह के मेरे अंदर भाव आने लगते हैं। तो क्या उचित है एक्चुअली प्रभु जी? जिससे हमको फ्रीक्वेंटली डील करना है ना, मतलब जल्दी जल्दी डील करना है, तो वैसी स्थिति में अगर व्यक्ति झूठ बोलने वाला है तो फिर उसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलना ही अच्छा है, क्योंकि क्या है कि वो बार बार हमको परेशान करेगा ना, बार बार परेशान करेगा। तो उससे केवल मतलब काम चलाओ संबंध ही रख सकते हैं कि ठीक है बोल चाल के संबंध रहे, परंतु हमको डीलिंग उससे मिनिमम कर देनी चाहिए, है ना। और वन ऑफ कभी कोई झूठ बोलता है तो ठीक है, उसको हम लोग फॉरगिव कर सकते हैं, पर फ्रीक्वेंटली अगर उसकी आदत में है तो वैसे व्यक्ति से जितना हम पास रहेंगे उतना हमको परेशान ही करेगा वो। इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना अच्छा है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, 2 बज गए हैं, तो आज के सेशन को यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।